Hello everyone, welcome back to my channel. और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं फिर से कंटिन्यू करने जा रही हूँ चैप्टर। सो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर 6 है, क्लास 8 का, संसदीय शासन प्रणाली, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया का, उसके बारे में। तो इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, और हिंदी में संसदीय शासन प्रणाली, विधायिका और कार्यपालिका। तो इस चैप्टर में जैसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि विधायिका के काम क्या होते हैं, कार्यपालिका के काम क्या है, जो संसदीय प्रणाली की बात कर रहे हैं, जो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये क्या है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिया था कि संसद का स्ट्रक्चर कैसा है, और बाई कैमरल सिस्टम किसे कहते हैं, द्विसदनीय प्रणाली किसे कहते हैं, फिर संसद के काम क्या हैं, फिर हमने संसद के लेजिस्लेटिव वर्क पढ़े थे कि विधायी कार्य क्या है, इसमें लॉ मेकिंग के बारे में जाना था हमने, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन जाना था, और वित्तीय जवाबदेही किसे कहते हैं, कार्यकारी जवाबदेही किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी पार्लियामेंट के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या हैं। अ, अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने एग्जीक्यूटिव में बात करी थी, एग्जीक्यूटिव वो असेंबली होती है जहाँ पर जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस लेजिस्लेटिव में किया जाता है, वहाँ इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, इन्फोर्समेंट का काम किया जाता है, लागू करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर इसकी संरचना कैसी है, फिर राष्ट्रपति का काम क्या है, फिर प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद होता है, यानी कि जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, उसका क्या रोल है यहाँ पर। फिर हमने ये भी जाना था कि एक लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं, और 1956 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था एक रेल हादसे के कारण। फिर हमने ये जाना था कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच में डिफरेंस क्या है, कि विधानमंडल किसे कहते हैं और कार्यपालिका किसे कहा जाता है। सॉरी, एक्चुअली हमें यहाँ से स्टार्ट करना था कि विधायिका और कार्यपालिका में बेसिक डिफरेंस क्या है। और जो हमारी लास्ट क्लास थी, हम उसमें डिस्कस कर चुके थे कि पार्लियामेंट के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या है, जिसमें हमने राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के बारे में जान लिया था। तो विधायिका बनाम कार्यपालिका, या फिर हम बात करें कि विधायिका वर्सेस कार्यपालिका, बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, मेन डिफरेंसेस क्या हैं। तो विधायिका का काम, जहाँ हमने ये जाना था कि कानून बनाने का है, और एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका का काम उसको कार्यान्वयन करना है, लागू करने का है। तो होता कैसे, तो जो विधानमंडल होती है हमारी, भारतीय संसद है, तो उसका संगठन कैसे होता है, सिंपली अगर बात करें किस तरीके से ये बनी है अगर, तो भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है। तो विधानमंडल, लेजिस्लेटिव यानी कि जिसको हम विधायिका कहते हैं सिंपली, इसमें हमारी लोकसभा और जो हमारी विधानसभाएं होती है राज्य की, साथ में जो राष्ट्रपति हैं, वो उसके मेंबर्स होते हैं। और वही एग्जीक्यूटिव में बात करें, यानी कि कार्यपालिका की बात करें, तो यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके साथ जो मंत्री परिषद है उनका, वो होता है बस। फिर विधायिका का मुख्य काम क्या है, मुख्य भूमिका क्या है विधायिका की, कानून और कार्यपालिका के कार्यों की देखरेख करना। मीन्स कि कानून बनाना और कार्यपालिका किस तरीके से काम कर रहा है, और जो बिल उन्होंने पास किया है, और अगर उसको रिजेक्ट किया गया है तो क्यों किया गया है, तो उससे उसकी जवाबदेही लेना, और अपनी जो भी लॉ मेकिंग का प्रोसेस चला है, जो बिल पास किया गया है, उसकी जवाबदेही देना। तो ये काम किसका होता है, विधायिका का होता है, सिंपली लॉ मेकिंग का काम, और कार्यपालिका के काम पर ओवरसीइंग करना, उसको देखना, उसकी देखरेख करना। वहीं जो हमारा पालिका होता है, तो जो विधायिका यानी कि जो हमारी विधानमंडल है,
जो कानून बनाती है उसको लागू करने का काम करती है। अच्छा, विधानमंडल यानी कि जो हम विधायिका की बात करें, इसमें मेंबर्स कौन से होते हैं हमारे? जो एमपी और एमएलए इलेक्ट होते हैं वो इसके मेंबर बनते हैं, क्योंकि इन्हीं को पता है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस चीज़ की प्रॉब्लम चल रही है, या फिर पब्लिक लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको कैसी पॉलिसीज़ प्रोवाइड करनी है। क्योंकि ये जो सरकार बनती है, मतलब ये जो एमपी और एमएलए जो जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्ट किए जाते हैं, ये लोग लोग करते हैं वोट देके। तो ये जो है विधान मंडल यानी कि विधायिका के सदस्य होते हैं। तो सिंपली कार्यपालिका क्या करती है कि विधानमंडल के द्वारा, विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, जो बिल पास किया जाता है, उसको एक अधिनियम में कन्वर्ट करने में, उसे लागू करने का काम करती है। अब विधेयक क्या होते हैं? विधेयक मीन्स कि जो बिल पास किए जाते हैं संसद में, उनको विधेयक विधेयक कहते हैं। और जितने भी विधेयक पास किए जाते हैं उसको कार्यपालिका अधिनियम में कन्वर्ट करती है। सो अधिकांश विधेयक कार्यपालिका द्वारा संसद में पेश किए जाते हैं। फिर निगरानी की बात करें यहाँ पर, तो कार्यपालिका जो है वो विधायिका के काम पर नजर रखती है, उनसे सवाल पूछती है, उनसे जस्टिफिकेशन मांगती है कि अगर आप एक कानून बना रहे हो तो किसके लिए बना रहे हो, इससे सोसाइटी को क्या फायदा है, लोगों को क्या फायदा होगा, जन कल्याण की बात कैसी होगी इसमें। ऐसे ही जो कार्यपालिका है, ये क्या करती है, विधायिका जो भी निर्णय लेती है या फिर जिस भी कार्य जिस भी कानून को बनाती है, तो अगर रिजेक्शन की बात आती है, उसे लागू करने की बात आती है, तो ये बाकी के मंत्री परिषद, मतलब बाकी के मंत्रियों को भी, जो विधानमंडल का सदस्य होते हैं, उनको भी एक स्पष्टीकरण प्रदान करती है। सिंपली अगर हम बात करें, संसद में एक ऐसी जस्टिफिकेशन देती है, एक ऐसी स्पष्टीकरण प्रदान करती है जिससे हमें ये क्लियर होता है कि ये कानून क्यों लागू किया गया है, या फिर इस कानून को क्यों इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्यों कानून ज़रूरी है, या फिर इस कानून में बदलाव लाने की क्या ज़रूरत है किसी भी। और ये क्या करती है कि जो कार्यपालिका है, तो जितने भी सेशन होते हैं उनको बुलाती है, मीन्स कि उनको हेल्ड करवाती है ये, और राष्ट्रपति को सलाह भी देती है। राष्ट्रपति को सलाह देने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो मंत्री परिषद बैठा हुआ है यहाँ पर, जो मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल है, जो कि हेड किया जाता है प्रधानमंत्री के थ्रू, तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, राष्ट्रपति को फैसले लेने में हेल्प करते हैं, मीन्स कि उनको एडवाइस करते हैं। उसके बाद वित्त की बात करते हैं, तो सरकार को क्या करते हैं, मतलब जितने भी खर्चे होते हैं उनको मंजूरी देता है कि हाँ हमें इस चीज़ की, तो खुद भी अपना भी बताते हैं कि हाँ हमें इतने पैसों की नीड है, तो सरकार जो भी पैसा भेजती है, उनके पास जो पैसा आता है उस पर अपनी मंजूरी देते हैं उन खर्चों पे। साथ में संसद में जो भी बजट तैयार किया जाता है उसको लागू करती है। सिंपली अगर एक बात करें तो विधायिका में जो बजट तैयार किया जाता है कि इस डिपार्टमेंट में फिर हमें एजुकेशन में इतने पैसे खर्च करने हैं, हेल्थ में इतने पैसे लगने वाले हैं, जो भी चीज़ें तैयार करी जाती हैं वो ये कार्यपालिका को देती है, और कार्यपालिका उसका बजट जो है लागू करती है कि हमारे पास इतना इतना बजट है और हमें इस तरीके से काम करना है। फिर अगर समितियों की बात करते हैं यहाँ पर, तो विभिन्न संसदीय समितियों से परामर्श करता है। मीन्स की विधायिका जो कोई अकेले कोई भी मतलब फैसला नहीं लेता है। इसका जो डिसीजन होता है कलेक्टिव होता है। कलेक्टिव डिसीजन का मतलब क्या है कि जितनी भी विधानसभाएं हैं हमारी, और जो संसद में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी से परामर्श ले, सभी से एडवाइस ली जाती है। जितनी भी संस्थाएं हैं वहाँ पे, जितनी भी समितियां काउंसिल्स बनी हुई हैं, उन सभी से परामर्श लिया जाता है। वहीं अगर हम कार्यपालिका की बात करते हैं, तो ये डेली बेसिस पे एकदम फ्री होती है और अपने फैसले खुद से लेती है, और आवश्यकता पड़ने पर ही, मीन्स अगर इसको नीड होगी तभी ये काउंसिल ऑफ, मतलब जो बाकी के डिपार्टमेंट्स है संसद के, हमारी जो बाकी की समितियां हैं उनसे सलाह लेगी, अदरवाइज नहीं लेती है। बट विधायिका में कोई भी डिसीजन जो है इंडिविजुअल नहीं होता है, ये कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यायपालिका, नियंत्रण और संतुलन की भूमिका। सिंपली अब हमें ये तो पता है कि हमारी गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हमारी सरकार के तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उसे लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है लोगों को न्याय दिलाना, जस्टिस दिलाना, ये इंश्योर करना कि सभी लोगों के पास वो
सभी लोग जो है, जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, जो कानून लागू लागू किए जा रहे हैं, उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, नहीं। और जस्टिस यानी कि न्याय, निष्पक्ष रूप से न्याय दिलाना। तो न्यायपालिका जो है हमारा थर्ड ऑर्गन है, हमारी सरकार का तीसरा अंग है। और इसका काम क्या है? नियंत्रण रखना, संतुलन बनाए रखना, लोगों को न्याय दिलाना। तो न्यायपालिका जो है सरकार की हमारी वो शाखा है जो क्या करती है? विवादों को दूर करती है। यानी कि अगर मंत्रियों के बीच में जो भी फैसलों को लेके विवाद हो रहे होते हैं, या देश में किसी भी चीज़ को लेके कोई भी विवाद चल रहा होता है, तो उसमें उन मामलों को रफ़ा-दफ़ा करना। रफ़ा-दफ़ा करने का मतलब क्या है यहाँ पे? कि उनको सॉल्व करना, उनको सुलझाना, एक सही फैसला लेना कानूनी तरीके से, और फिर अपनी जवाबदेही देना, अपना उत्तरदायित्व साबित करना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं, जब पुलिस कंप्लेन करते हैं और पुलिस से उनको कोई मतलब एक सही सैटिस्फैक्शन नहीं होता है, या उनको लगता है कि हाँ, ये न्यायपूर्ण नहीं था, तो वो कोर्ट में जो है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो कोर्ट में अपना केस पहुँचाते हैं ताकि उनको न्याय मिल सके। तो न्यायपालिका सिंपली क्या करती है? न्याय दिलाने का काम करती है, न्याय करती है, कानून बना मतलब कानून जो बनाए गए हैं, उनको देख-रेख करती है। सिंपली अगर एक बात करी जाए, तो संविधान की रक्षा करती है, कानूनों की प्रोटेक्शन करती है, सुरक्षा करती है। और न्यायपालिका के भी 3 स्तर होते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला अ, जिला न्यायालय, या फिर जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी 3 लेवल पे काम करती है। इसके अलावा जो न्यायालय होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम करते हैं, और समाज में शासन और लोकतंत्र को मतलब उनको सही तरीके से बनाए रखने में हेल्प करते हैं। यानी कि एक तरीके से पीसफुल एनवायरनमेंट रखते हैं, लोगों को न्याय दिलाकर। लोकतंत्र पे भी अगर देखा जाए तो एक तरीके से निगरानी रहती है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, फिर ऐसे बहुत सारे एक्ट होते हैं, जिनका फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया जाता है। जैसे कि बीएड वाली बात थी, जो कि 2023 में आई थिंक, जिसको क्लियर किया था। आई एम नॉट श्योर कि 2023 था या 24 की। जो बीएड डिग्री है टीचर्स की, पहले बीएड के टीचर्स जो होते थे, जो बीएड होल्डर्स होते थे, उनको मतलब इतना रिलैक्सेशन था कि अगर वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी में भी अप्लाई कर सकते हैं और सीनियर सेकेंडरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइमरी में अप्लाई करने से क्या होता है कि जो प्राइमरी टीचर्स थे, जो बीटीसी डीएलएड वाले जो टीचर्स थे, उनको प्रॉब्लम्स होती थी। वो लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाते, अगर फॉर्म फिल करते थे तो उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, या फिर जो है प्राइवेट स्कूल्स में भी क्या होता था कि बीएड टीचर्स को ही हायर किया जाता था। और इसकी वजह से क्या होता था कि जो कैंडिडेट्स होते थे, उनकी सीट्स, उनका कंपटीशन बढ़ जाता था। तो फिर इसका जो है, इसके लिए बिल पास किया गया, एक्ट बना, कानून बनाया गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी फाइनल जजमेंट दिया इस पे कि जो बीएड टीचर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 टू 12 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 1st टू 5th या फिर नर्सरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे ही जो अभी डीएसएसबी के एग्जाम हुए थे, DSSB, तो DSSB एक दिल्ली बोर्ड है, मतलब दिल्ली का एग्जामिनेशन बोर्ड है, जो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है दिल्ली में, वो DSSB करवाता है, DSSB ही करवाता है। तो उसमें जो एज रिलैक्सेशन की बात थी, इसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया गया था। यानी कि ऐसे फैसले जहाँ पर न्याय की ज़रूरत है, जहाँ पर एक निष्पक्ष सुझाव की ज़रूरत है, वहाँ पर न्यायपालिका अपनी भूमिका निभाता है। तो न्यायपालिका की मुख्य भूमिका क्या है? कानून की व्याख्या, यानी कि जो कानून बनाया गया है उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी जवाबदेही करना, उसका उत्तरदायित्व, उसको सही तरीके से लागू होने देना, और ये ध्यान रखना कि लोग पालन कर रहे हैं या नहीं। विवादों का समाधान, अगर लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स होता है, पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट्स होता है, कोई भी विवाद हो जाता है, तो उसका समाधान निकालना। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें मिले हैं, उसकी रक्षा करना। या एज सिंपली हम ये कहें कि जो हमारा संविधान है, उसकी सुरक्षा जो है न्यायपालिका के हाथों में ही होती है। तो न्यायपालिका जो है संविधान का संरक्षक है,
वो संविधान के संरक्षक के रूप में यानी कि एक प्रोटेक्टर के रूप में काम करती है और सुनिश्चित करती है कि सरकार की जितनी भी शाखाएं हैं वो संविधान के जो संविधान में हमारे जो संविधान दिए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उसके अंदर रहकर, उसकी लिमिटेशंस के अंदर रह के ही काम कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं, न्यायपालिका का दायित्व है कि वह संसद द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिक संरचना का उल्लंघन ना होने की जांच करे। मीन्स कि जो कानून जो है संसद के द्वारा पास किया गया है, उसको संवैधानिक तरीके से उसको लागू किया जाए, उसका उल्लंघन ना किया जाए, उसको कोई तोड़े ना, और उसकी सही तरीके से जांच पड़ताल हो कि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए तो नहीं है, किसी के लिए बायस तो नहीं है, या वो डिस्क्रिमिनेटिव तो नहीं है कि भेदभाव हो रहा हो, या एक ही तरफ एक वो निष्पक्ष रूप से ना बनाया गया हो, या किसी समाज के किसी समुदाय के लिए बना हो। इस चीज़ की भी जो जांच है वो न्यायपालिका करती है। तो अगर यदि कार्यपालिका द्वारा कानूनों के कार्यान्वयन के दौरान संविधान का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। वैसे तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के ही अपने अपने काम होते हैं, तीनों ही इंडिविजुअल बॉडीज है, तीनों ही फ्री है। और अगर देखा जाए तो कानून निर्माण के लिए, कानूनों का पालन करवाने के लिए, उनको लागू करने के लिए तीनों ही एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती है, अंतर निर्भर होती है। तो अगर कार्यपालिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है वो सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है, या वो संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है, तो वहां पर न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है, यानी कि वो अपनी इंटरफेरेंस दिखाती है। अब शक्तियों का पृथक्करण सिंपली अगर हम बात करें तो मैंने भी आपको बताया कि विधायिका का अपना काम है, कार्यपालिका का अपना काम है, न्यायपालिका का अपना काम है। तो जो तीनों ही अंग है सरकार के हमारी, ये तीनों ही इंडिविजुअल बॉडीज हैं। एक व्यक्तित्व, मतलब एक एकल व्यक्तित्व वाली शाखा है ये, जहाँ पर इन तीनों के काम अलग अलग हैं। तो विधानमंडल सिंपली विधायिका जिसे हम कहते हैं वो कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका जो है वो कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका क्या करती है, कानूनों की व्याख्या करती है और संविधान के अनुसार उसको लागू होने, उसको कार्य करने या फिर लोगों को पालन करने के लिए सुनिश्चित करती है। और ये तीनों ही जो अंग है सरकार के हमारे, तो एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, एक दूसरे पर बैलेंस बना के रखते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी एक अंग जो है, यानी कि इन तीनों में से कोई भी ऐसा ना रहे जो अपनी पावर का मिसयूज करे या अपने आप को ज्यादा पावरफुल दिखाए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा राज्य स्तरीय विधानमंडल और कार्यपालिका, यानी कि हर स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेचर होता है, जो विधानसभा होती है, या फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यहाँ पर हमारे एमएलए, यानी कि हर स्टेट के जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, जो बैठते हैं, उनके बीच में और कार्यपालिका के बीच में एग्जीक्यूटिव, यानी कि सिंपली अगर हम बात करें जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है हमारी, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये जो है ये हम कल की क्लास में जानेंगे, और हम ये भी पढ़ेंगे कि संघ सूची क्या होती है, राज्य सूची किसे कहते हैं, और समवर्ती सूची किसे कहते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, और तब तक के लिए राधे राधे। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।